Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing very important topic inner line permit. तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनर लाइन परमिट क्या है, ये एग्जिस्टेंस में कब आया, क्यों आया और क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर और एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ नॉर्थ ईस्ट पीएससी पे। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में और मुझे 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए। इनर लाइन को समझते हैं। इनर लाइन को समझने से पहले हमको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। अहोम्स के पास बेसिकली एरिया था जो कि आज की डेट में असम और ये सारे स्टेट्स, असम के आसपास से लेके सारे स्टेट्स पूरे नॉर्थ ईस्ट तक अहोम्स इस एरिया में रूल करते थे अलॉन्ग विथ अदर ट्राइब्स। तो 1824 से 1826 तक फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर चलता है, क्योंकि ये एरिया अहोम से कुछ टाइम के लिए बर्मीज के पास भी चला जाता है, बर्मा के पास, म्यांमार के पास। तो ब्रिटिशर्स एंड बर्मीज के कॉन्फ्लिक्ट में फाइनली ब्रिटिशर्स जीतते हैं और ये एरिया अंडर द ऑक्यूपेशन आ जाता है ब्रिटिशर्स के। 1826 में ये होता है। अब ब्रिटिशर्स के मन में एक डाउट था कि ये जो हिल ट्राइब्स हैं इनके साथ कैसी पॉलिसी अपनाई जाए। तो इन्होंने वो पुराने स्टेटस को ही मेंटेन किया। इन्होंने कहा कि जैसे अहोम्स जो पहले रूल करते थे वो पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन रखते थे और कभी भी उन ट्राइब्स की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं की अहोम्स ने। वी आर गोइंग टू डू दैट सेम। तो डेविड स्कॉट जो इस पूरी चीज के आर्किटेक्ट माने जाते थे नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू मेंटेन स्टेटस को, यानी हम हिल ट्राइब के एरिया में डोमेन में एंट्री नहीं करेंगे। पर अब ये एरिया सारा हमारे कंट्रोल में आता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए या कॉलोनियल इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए एक बाउंड्री डिमार्केशन होना बहुत जरूरी है। कौन से एरिया में? वो एरिया में जो असम और अरुणाचल या बाकी आप कह सकते हैं बाकी हिल ट्राइब्स के बीच में लाई करता है। इसीलिए ये होल एक्सरसाइज स्टार्ट की गई ऑफ डिमार्केशन और इसी का फाइनल कल्मिनेशन आया रेगुलेशन 1 ऑफ 1873 में, जिसको कहते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1 ऑफ 1873। इसको रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑन द ईस्टर्न फ्रंटियर भी कहते हैं। ये 1 ऑफ नवंबर 1873 में ऑपरेशन में आया। ये बाद में पॉपुलरली बोला गया इनर लाइन रेगुलेशन, क्योंकि यही नाम दिया गया था बाय ऑथर ऑफ द एक्ट सर आर्थर होबाउस। इस रेगुलेशन को बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1 ऑफ 1873 भी कहते हैं, जैसा मैंने बताया। तो ये जो एक्ट था ये एप्लीकेबल था कमरूप, दरांग, नावगांग, शिवसागर, लखीमपुर, गारो हिल्स, खासी, जयंतिया, नागा हिल्स, चाचर एंड चितागोंग हिल्स पे। तो एक रिस्ट्रिक्शन लाइन बना दी गई ताकि इससे कंट्रोल किया जा सके जो भी लोगों का आना है जाना है। तो एक रिस्ट्रिक्शन लाइन बना दी गई बिटवीन ट्राइब्समैन एंड ब्रिटिश सब्जेक्ट। तो इसको बोला गया इनर लाइन और इसके इधर, इस इनर लाइन के इधर कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं जा सकता था विदाउट एनी फॉर्मल पास। तो ये रेगुलेशन कहती है कि कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट या और पर्सन जो कि इस इनर लाइन के बिना जाता है उसको सजा हो सकती है। और सजा कितनी? 100 रुपए की पहले ऑफेंस पे, दूसरे ऑफेंस पे 500 रुपए। आज वाले 500 100 मत समझिएगा, उस एरा के 100 और 500 समझिएगा। जब हम लोग कहते थे ना कि 1 रुपए में तो पूरा सामान आ जाता था, पुराने टाइम का। और अगर ये बार बार रिपीटेड होगा तो आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। और इसके अलावा ये रेगुलेशन भी कहती है और एड ऑन करते हुए कि कोई भी वुड, वैक्स, आइवरी, रबर है या कोई और जंगल प्रोडक्ट है, अगर वो बिना परमिट के किसी के पास पाया गया तो वो गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेगी। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है किलिंग और कैचिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एलिफेंट विदाउट अ लाइसेंस, और बिना आप प्रॉपर फॉर्मल पेपर्स के आप उस एरिया के बाहर जाके वहां पे लैंड भी नहीं ले सकते। तो इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी ब्रिटिश सब्जेक्ट जो कि इस डिस्ट्रिक्ट का, इन एरिया का अगर नेटिव नहीं है, तो वो इस एरिया में कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, कोई भी लैंड खरीदे।
विदाउट द लाइसेंस। लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई थी कि आप लोकल तरीके से अगर आपको कोई चीज सस्पेंड करनी है, कोई चीज ऑल्टर करनी है, तो आप कर सकते हैं। और ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर कोई इनर लाइन के इधर जाता है और उस पूरे प्रोसेस में बिना परमिट के जाता है और उसकी जान भी चली जाती है, उसका लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है। तो ये इनर लाइन रेगुलेशंस थे। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि फोकस किया गया था नेचुरल फीचर के अकॉर्डिंग बनाने का इसको, और बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के ये इनर लाइन एग्जिस्टेंस में आया इन दैट टाइम पीरियड। तो इनर लाइन पे जाने के लिए जो परमिट चाहिए उसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। जैसे हम फॉर एग्जांपल अरुणाचल जाना चाहूं तो मेरे को इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। नागालैंड जाना चाहूं तो मुझे परमिट लेना पड़ेगा अगर मैं किसी और एरिया से आ रहा हूं, यानी इंडिया के किसी और पोर्शन से आ रहा हूं, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा जिसमें मुझे अपना पर्पस सर्टेन करना पड़ेगा कि मैं किस लिए आ रहा हूं। तो ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है फॉर इंडियन सिटीजन इन अ प्रोटेक्टेड टेरिटरी। तो यानी ये एरिया क्या है, ये प्रोटेक्टेड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर सबको राइट ऑफ इक्वालिटी है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही एक स्टेटस देता है कुछ स्टेट्स को जिनको कहते हैं प्रोटेक्टेड स्टेट। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और ये प्रोटेक्टेड स्टेट्स वो हैं जहां पे आप बिना परमिट के नहीं जा सकते। तो कौन कौन से स्टेट है? अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। मणिपुर में आईएलपी को एक्सटेंड किया गया 2020 में। लेह लद्दाख वाले एरिया के लिए भी पहले आईएलपी चाहिए था, 2014 में उसको हटा दिया गया, 2017 में फिर लगा दिया गया, 2021 में फिर ये प्रोसेस को हटा दिया गया। लक्षद्वीप के लिए भी आईएलपी चाहिए, एंड कुछ और एरिया हिमाचल के, उत्तराखंड के जो बॉर्डर के बिल्कुल पास है, उनके लिए भी चाहिए होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। पर प्राइमरली अभी जो हम आईएलपी की फोकस कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पर है। तो ये आईएलपी डिटरमाइन करता है कि कितने टाइम तक रहना है और क्या आपका पर्पस है। ये दोनों चीजें इसमें डिफाइन रहती हैं। सो इनर लाइन परमिट ये इस एक्ट के तहत बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 के तहत आए थे। इसका मेन काम था कि ब्रिटिशर्स के कॉमर्शियल इंटरेस्ट सेफगार्ड रहे। इंडिपेंडेंस के बाद इस लॉ में ब्रिटिश सिटीजन को रिप्लेस कर दिया गया विद द टर्म इंडियन सिटीजन, और आईएलपी को उस टाइम एक्सटेंड किया गया था 3 स्टेट पे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, एंड मणिपुर चौथा स्टेट बना जैसा कि मैंने बताया जब आईएलपी का ये पूरा प्रोसेस साइन किया गया बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। मेघालय और बहुत सारे और स्टेट्स भी आईएलपी की डिमांड करते हैं, एंड जैसा कि मैंने बताया लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख का भी अपना एक किस्सा है कि 2014 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था, ये रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है आईएलपी की। 2017 में फिर से इंप्लीमेंट किया गया एंड 2021 में फिर से रिमूव कर दिया। मेघालय, असम, अंडमान एंड निकोबार भी इसकी डिमांड करते हैं कि आईएलपी हमारे यहाँ पे लगा होना चाहिए। अब डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों का मानना है, और कई हद तक सही भी मानना है, कि हमारे यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन को बचाने के लिए, हमारी जो ट्राइब्स हैं उनको बचाने के लिए एक बाहर से जो इंटरफेरेंस होता है उसको रोकना बहुत जरूरी है, उसको स्क्रीन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो हमारा जंगल है, जमीन है, हमारे बाकी राइट्स हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बाहर के लोग आएंगे और हमसे छीन लेंगे। और हमारी जो इकोनॉमी है इन्हीं सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। इसलिए कल्चर की बेसिक चीजें, हमारे नेचर की बेसिक चीजों को बचा के रखने के लिए ये स्टेट्स डिमांड करते हैं कि हमको भी आईएलपी चाहिए। तो आईएलपी देखिए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल में अगर आपने जाना है, हमने जाना है, तो आईएलपी लेना पड़ेगा। इसकी अलग अलग कैटेगरीज है। फॉरेन टूरिस्टर्स को कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनको आईएलपी नहीं चाहिए होता है। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसको भी समझेंगे। तो आईएलपी को समझते हैं। देखिए, आईएलपी इंपॉर्टेंट है ताकि इंडिजीनियस कल्चर और ट्रेडिशन को बचाया जा सके, इलीगल जो माइग्रेंट है, इंक्रोचमेंट है, उसको रोका जा सके, एक जो डेमोग्राफिक बैलेंस है इन एरिया का, ट्राइब्स का, उसको बचाया जा सके, डेलिकेट डेमोग्राफिक बैलेंस को बचाया जा सके।
खाली लैंड का कंजर्वेशन नहीं है यहाँ पे, आप समझिए यहाँ कल्चर भी बचाना है। पर एक एक्सेप्टेड फैक्ट ये भी है कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी लोग तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आ ही रहे हैं उसके बावजूद भी। सो कोई बेटर और तरीका डिवाइस करना पड़ेगा, सरकारों की सहमति से कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जो कि इससे थोड़ा और बेटर हो। आईएलपी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टू प्रिवेंट द डेमोग्राफी और ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पर इससे बेटर सॉल्यूशंस हमको आगे की टाइम पीरियड में डेवलप करने पड़ेंगे। अब अगर कोई फॉरेनर आता है तो अकॉर्डिंग टू फॉरेन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958 उसको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा। कौन कौन से एरिया में जाने के लिए? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी वाले हिस्से, बहुत सारे हिस्सों में आपको जाने के लिए कोई फॉरेनर आता है तो उसको प्रोटेक्टेड एरिया पास लेना पड़ता है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। पूरा मणिपुर, पूरा मिजोरम, पूरा नागालैंड, कुछ हिस्से बॉर्डर के पास वाले राजस्थान के, सिक्किम में भी, सिक्किम में कुछ एरिया के लिए पीएपी लेना पड़ता है और कुछ एरिया के लिए लेना पड़ता है आरएपी। आरएपी है रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। उत्तराखंड के भी जो चाइना के पास वाले कुछ एरिया है वहां के लिए भी पीएपी लेना पड़ता है। तो एक और एक्ट आया, एक और ऑर्डर आया, फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963। ये कहता है कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट चाहिए उन लोगों को, फॉरेनर्स को, जो इंडिया के कुछ एरिया विजिट करना चाहते हैं। कौन कौन से एरिया? अंडमान एंड निकोबार एंड कुछ पार्ट ऑफ सिक्किम। तो कंफ्यूज मत करिएगा, सिक्किम के कुछ पार्ट में जाने के लिए आपको चाहिए होगा पीएपी। ये डिपेंड करता है कि उस एरिया को प्रोटेक्टेड स्टेटस मिला हुआ है या रिस्ट्रिक्टेड स्टेटस मिला हुआ है। और कुछ एरिया में जाने के लिए आपको चाहिए होता है आरएपी। और ये किनको चाहिए? ये इंडियंस को नहीं, ये फॉरेनर्स को चाहिए। और अंडमान एंड निकोबार पे जाना है किसी भी फॉरेनर ने तो आरएपी चाहिए। तो ये थी डिटेल्स पीएपी, आरएपी और आईएलपी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहां समझे कि ये चीजें ब्रिटिश एरा से चली आ रही हैं और इसकी वजह बहुत सारे मल्टीपल पर्पस सर्व करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट। सेफ्टी से लेके, सिक्योरिटी से लेके, डेमोग्राफिक बैलेंस बना के रखना कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ क्लियरिटी मिली होगी। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी पे। सो लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।